गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होते हैं बेटा? जिन्हें हम बिना पढ़े प्रयोग में लाते हैं। अपठित जो बिना पढ़ा होता है और एग्ज़ाम में आता है, एक गद्य का अंश होता है जो आपके एग्ज़ाम में आता है और आपको उस पर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग को उस गद्यांश में से, गद्यांश यानी गद्य का अंश होता है उसमें, है ना। जैसे कोई कहानी हो गई है ना, तो उसका एक अंश दे दिया जाता है और जिसमें से आपको प्रश्नों को छांट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, उनके उत्तरों को सटीक लिखना पड़ता है उस गद्य खंड को पढ़ करके, है ना। आपको अपने मन से प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ते हैं। उस गद्य के अंश में जितना होता है और जितना उत्तर देना होता है वो गद्य के अंश में से ही देना होता है। अपने पास से कोई भी उत्तर उसका नहीं लिखना होता है। अब आप देखें अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश वह होता है कि अपठित शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। अपठित यानी अ प्लस पठित, जिसका अर्थ है जो पढ़ा न गया हो। अ यानी न पढ़ा गया, पठित यानी पढ़ा गया हो यानी न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश को पढ़ करके स्वयं उत्तर देने से भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी अपठित गद्यांश करने से क्या होता है, उसको जब हम करते हैं, प्रैक्टिस में लाते तो क्या होता है, हमको खुद से प्रश्नों के उत्तर देने की हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। भावों को उसके समझने लगते हैं, है ना। मेरे अंदर एक क्वालिटी आने लगती है कि हम कोई भी गद्य का खंड दे दिया जाए तो हम प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने लगते हैं। इसके साथ ही भाषा पर अधिकार बढ़ता है। भाषा पर अधिकार का मतलब होता है बच्चों कि कैसे किसी पंक्ति को लिखा जाता है, कैसे उत्तर को लिखना चाहिए, वह सब हम लोग के अंदर क्वालिटी डेवलप होने लगती है ना। अपठित गद्यांश की आवश्यक बातें, यानी उसकी जो है आवश्यक बातें क्या है अपठित गद्यांश की, सभी देखेंगे। गद्यांश को, अपठित गद्यांश जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। गद्यांश को भली बात मन ही मन 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना। पहले अगर हमें गद्यांश मिल गया करने के लिए उसको 2-3 बार पढ़ना है। मुख्य और महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों तथा दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर को सरल शब्दों में लिखना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना है। यानी रेखांकित यानी उस पर अंडरलाइन कर लेनी है ना। जब हम उसको पैरों को पढ़ेंगे और 2-3 बार उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शीर्षकों का चयन करते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अगर शीर्षक पूछ देता है तो ये नहीं कि पूरी लंबी सी स्टोरी लिख रहे हैं। कभी कभी गद्य खंड में पूछ देता है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक क्या आप लिखिए। तो शीर्षक बहुत छोटा सा सटीक सा होना चाहिए बेटा। जैसे कहानियाँ होती हैं, कहानियों के शीर्षक होते हैं, वैसा ही आपको एक छोटा सा सटीक शीर्षक लिखना होता है। ये नहीं कि आप एक लाइन का एक शीर्षक पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। उत्तर को सरल शब्दों में लिखना चाहिए। जो भी उत्तर आते हैं उनको सरल शब्दों में लिखना चाहिए, क्लिष्ट भाषा में नहीं होना चाहिए और उसी गद्य खंड के अंदर ही, उसी के अंतर्गत होना चाहिए। अलग से कोई भी जोड़ करके बढ़ा करके उसको नहीं लिखना चाहिए। उसी के अंतर्गत जितना आया है उतना ही बच्चों करना चाहिए। जैसे एक आप देख लीजिए, मनुष्य को पढ़ना चाहिए कि संतुलित रहकर अति के मार्गों को त्याग कर मध्य को अपनाएं। अपने सामर्थ्य की पहचान कर उसकी सीमाओं के अंदर जीवन बिताना एक कठिन कला है। सामान्य मनुष्य अपने अहम के वशीभूत होकर अपना मूल्यांकन अधिक कर बैठता है और इसी के फलस्वरूप वह उन कार्यों में हाथ लगा देता
जो उसकी शक्ति में नहीं आता और अति का मार्ग अपना लेता है। इसलिए सामर्थ्य से अधिक व्यय करने वालों के लिए कहा जाता है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। उन्हीं के लिए कहा गया है कि अपने सामर्थ्य को विचार कर उसके अनुरूप कार्य करना और व्यर्थ के दिखावे में स्वयं को न भुला देना एक कठिन साधना तो अवश्य है, पर सबके लिए यही मार्ग अनुकरणीय है ना। अब आप इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये गद्यखंड दे दिया गया, अब इस पे आधारित प्रश्न आएंगे कुछ, वो कैसे करने हैं आपको बताती हूँ। आपका अति का मार्ग क्या होता है, तो इसमें असंतुलित मार्ग, अमर्यादित मार्ग, संतुलित मार्ग या माध्यम मार्ग, इनमें से कोई भी एक ढूंढ करके आपको सेलेक्ट करके लिखना है और आपको इस गद्यखंड को पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, कठिन कला क्या है, यानी सामर्थ्य के बिना सीमा रहित जीवन बिताना, सामर्थ्य को बिना पहचाने जीवन बिताना, या सामर्थ्य की सीमा में जीवन बिताना, या सामर्थ्य न होने पर भी जीवन बिताना। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी इनमें देखेंगे। एक है, मनुष्य अहम के वशीभूत होकर क्या अपने को महत्वहीन समझ लेता है, या किसी को महत्व देना छोड़ देता है, या अपना सर्वस्व खो बैठता है, या अपना अधिक मूल्यांकन कर बैठता है ना। इसमें से कोई भी एक उत्तर आप सभी को लिखना है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर का आशय क्या है, इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, कोई भी एक छांट करके। मैं उसको पढ़ दे रही हूँ। सामर्थ्य के अनुसार कार्य न करना, सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना, व्यर्थ का दिखावा करना, या आय से अधिक व्यय करना। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, आय के अनुसार व्यय या दिखावे में जीवन बिताना, सामर्थ्य से अधिक व्यय करना, या सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। बच्चों ये ऑप्शंस जितने दे रखे हैं है ना, उन ऑप्शंस के जैसे क वाला जो प्रश्न है उसका फर्स्ट नंबर उत्तर है, ख वाला उसका थर्ड नंबर, ग वाले का फोर्थ, और घ वाले का सेकंड नंबर, और ड़ वाले का फोर्थ नंबर है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और आप इससे जानेंगे कि कैसे प्रश्नों के उत्तर को अटेम्प्ट किया था, कौन सा सही हो सकता है ना। तो पहले आप उत्तरों को उसको करेंगे, उसके बाद इस उत्तर को आप देखिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोग अच्छे से इसको करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा समझने में तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं।